किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कृषि समाचारों के आज के इस अंक में। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। एफसीआई इस साल खरीदेगी तिलहनी और दलहनी फसलें भी। प्रधानमंत्री ने दी कृषि सिंचाई योजना यानी पीएमकेएसवाई को मंजूरी। भारत में मटर और चना जैसी दालों का आधे से ज्यादा आयात होता है कनाडा से। अमेठी जिले के जगतपुर ब्लॉक में गांवों में अब लोगों ने व्यावसायिक खेती का ढूंढा नया तरीका। किसान खेती छोड़कर बन रहे मजदूर। देश में अच्छे दलहन उत्पादन के लिए किसानों से की प्रधानमंत्री ने अपील। बैंकिंग एवं बीमा सर्विसेज हेल्पलाइन की हुई शुरुआत और प्रदेश के किसानों को रास आ रही प्राकृतिक खेती। अब समाचार विस्तार से। दलहन तिलहन की खेती से भाग रहे किसान अब फिर से इन फसलों का रुख करने की सोच सकते हैं, क्योंकि सरकार अब किसानों से सीधे इन फसलों को खरीदने की तैयारी कर रही है। धान और गेहूं के साथ ही देश में पहली बार भारतीय खाद्य निगम यानी एफसीआई इस साल एफसीआई इन दोनों फसलों की खरीद अक्टूबर में शुरू करेगी। भारी खरीद की शुरुआत अगले वर्ष मार्च से होगी, जब किसान रबी की फसल काटता है। दलहनी और तिलहनी फसलों की खेती मुख्यतः रबी के मौसम में ही होती है। केंद्र सरकार ये कदम दोनों ही फसलों का देश में उत्पादन बढ़ाने और आपूर्ति के अंतर को कम करने के लिए कर रही है, जिसकी वजह से देश का सालाना आयात खर्च 76,700 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी ने रॉयटर्स को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को आने वाले 5 सालों में खाद्य तेलों के क्षेत्र में स्वावलंबी बनाना चाहते हैं। इस लक्ष्य को पाने के लिए सबसे उत्तम उपाय के तौर पर उन्होंने समर्थन मूल्य और गारंटीशुदा खरीद का रास्ता तय किया है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना यानी पीएमकेएसवाई को मंजूरी दे दी है। योजना के तहत कृषि जलवायु की दशाओं और पानी की उपलब्धता के आधार पर जिला और राज्य स्तरीय योजनाएं बनाई जाएंगी। वर्तमान में देश में कुल 14.2 करोड़ हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि में से 65% में सिंचाई सुविधा नहीं है। इस योजना का उद्देश्य देश के हर खेत तक किसी न किसी माध्यम से सिंचाई सुविधा सुनिश्चित कराना है, ताकि हर बूंद पर अधिक फसल ली जा सके। भारत में मटर और चना जैसी दालों का आधे से ज्यादा आयात कनाडा से होता है। कनाडा कृषि विभाग ने जुलाई में ताजा आंकड़े जारी करते हुए साल 2015-16 के दौरान दलहन के उत्पादन में भारी कमी का अनुमान लगाया है। इसके चलते कनाडा द्वारा भारत को निर्यात की जाने वाली दलहन में कमी की आशंका पैदा हो गई है। इसका सीधा असर भारतीय बाजारों में दाल की कीमतों पर पड़ सकता है और दाल महंगी हो सकती है। कनाडा से भारत मुख्यतः मटर और चना आयात करता है। अब 50% से ज्यादा आयात वहीं से है। इन दालों को यदि केंद्र सरकार ने समय रहते अन्य दलहन निर्यातक देशों जैसे म्यांमार, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, रूस आदि से इस कमी को पूरा करने की कवायद नहीं की, तो ऐसा हो सकता है कि घरेलू बाजार में चना और मटर के दामों में बढ़ोतरी हो। अमेठी जिले के जगतपुर ब्लॉक में अब लोगों ने व्यावसायिक खेती का नया तरीका ढूंढ लिया है। क्षेत्र के ज्यादातर गांवों में किसानों ने अब धान, गेहूं जैसी पारंपरिक फसलों की खेती छोड़कर सागौन, नीम, चितवन और यूकेलिप्टस जैसे पौधों की नर्सरी लगाई है और सालाना लाखों की कमाई कर रहे हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान बोर्ड के अनुसार भारत में पौधशालाएं और नर्सरी उद्योग में पिछले 3 वर्षों में 15% की बढ़ोतरी हुई है। नर्सरी लगाने के लिए यहाँ ज्यादातर लोग फूलों एवं पौधों के बीज सीमेप और उद्यान विभाग से लाते हैं। इन गांवों में हो रहे नर्सरी के कारोबार के बारे में वन विभाग से लेकर उद्यान विभाग के बड़े अधिकारियों को जानकारी है। पिछले वर्ष सरकार से निजी संस्थानों से लगाए गए वृक्षों में अधिकतर पौधे जगतपुर की नर्सरियों से ही लिए गए थे। इस बारे में वन विभाग के क्षेत्रीय फॉरेस्टर किसानों का कहना है कि हम सबसे ज्यादा सागौन, नीम और शीशम जैसे वृक्षों को जगतपुर की नर्सरियों से खरीदते हैं। यहाँ पर तैयार पौध की लंबाई व चौड़ाई अच्छी रहती है और दूसरी जगहों की तुलना में दाम भी अच्छा मिलता है। किसान लगातार खेती छोड़कर मजदूर बन रहे हैं। ग्रामीण भारत के बदलते आय के स्रोत की ये तस्वीर भारत सरकार से जारी सामाजिक, आर्थिक एवं जाति जनगणना के ताजा आंकड़ों में साफ है। SECC के आंकड़ों में उत्तर प्रदेश की स्थिति भी कोई आशाजनक नहीं है। प्रदेश के कुल ग्रामीण परिवारों में से लगभग 40% परिवारों की आय का मुख्य स्रोत खेती है, जबकि लगभग 46% परिवारों की कमाई मुख्यतः मजदूरी पर निर्भर है।
देश में दाल के घटते उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री ने किसानों से उत्पादन बढ़ाने की अपील की है। उन्होंने भारत को दालों में आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर किसान से जमीन के एक हिस्से पर दाल का उत्पादन करने को कहा। उन्होंने कहा कि दाल एक सामान्य व्यक्ति के आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा है। किसानों की जिंदगी आसान बनाने के प्रयास में उत्तर प्रदेश सरकार ने नई पहल की है। सूबे के किसानों के लिए बैंकिंग एवं बीमा सर्विस हेल्पलाइन की शुरुआत की गई है, जिसका नंबर है 1530। इस टोल फ्री नंबर पर कोई भी किसान कॉल करके बैंकिंग और कृषि बीमा से संबंधित कोई भी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। संस्थागत वित्त बीमा और बाहरी सहायता प्राप्त परियोजना निदेशालय के महानिदेशक के मुताबिक कोई भी व्यक्ति जिसे बैंकों और फसल बीमा से जुड़ी तकलीफ हो, वो इस नंबर पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। प्राकृतिक कृषि ने बाजार से रसायनों, खादों एवं कीटनाशक दवाओं का सफाया कर दिया है। इसकी जगह पर घर में बनी दवा का प्रयोग किया जा रहा है, जो कि मिट्टी को कीटाणु मुक्त बना रही है। इसके अलावा मिश्रित कृषि और पलवार मिट्टी के पौष्टिक संतुलन को बनाए रखने में मदद करती है, साथ ही पानी की खपत को भी 40% कर देती है। किसानों के मुताबिक कीटनाशकों और खादों का अत्यधिक प्रयोग करना न सिर्फ आम लोगों के स्वास्थ्य को बिगाड़ता है, बल्कि मिट्टी को भी खराब कर देता है। इन हालातों को देखते हुए वर्ष 2006 से प्राकृतिक कृषि को अपनाया गया। प्रारंभ में इसको काफी लोगों ने नहीं अपनाया था, लेकिन बहुत कम लागत और बेहतर प्रतिफल ने किसानों को प्राकृतिक कृषि को अपनाने पर विवश कर दिया। यहाँ तक कि कई किसान कीमती जैविक कृषि छोड़कर प्राकृतिक कृषि की ओर मुड़ने लगे हैं। किसान भाइयों, आइए अब जानकारी लेते हैं प्रदेश की प्रमुख मंडियों के औसत मंडी भावों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं गेहूं के भावों की। आगरा की मंडी में गेहूं का भाव 1460 रुपए प्रति क्विंटल, इलाहाबाद में 1525 रुपए, इटावा की मंडी में गेहूं का भाव 1535 रुपए और लखीमपुर की मंडी में गेहूं का भाव 1530 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब रहा। चावल की बात करें तो आगरा की मंडी में चावल का भाव 2200 रुपए प्रति क्विंटल, इटावा की मंडी में 2130 रुपए और लखीमपुर की मंडी में चावल का भाव 2210 रुपए प्रति क्विंटल रहा। इसी तरह अगर सरसों के भावों पर नजर डालें तो आगरा की मंडी में सरसों का भाव 4050 रुपए प्रति क्विंटल, इलाहाबाद की मंडी में 3915 रुपए, इटावा की मंडी में 3800 रुपए और लखीमपुर की मंडी में सरसों का भाव 4120 रुपए प्रति क्विंटल रहा। आलू की कीमतों पर नजर डालें तो आगरा की मंडी में आलू का भाव 800 रुपए प्रति क्विंटल, इलाहाबाद की मंडी में आलू 950 रुपए, इटावा में 960 रुपए और लखीमपुर की मंडी में आलू का भाव 920 रुपए प्रति क्विंटल बिका। आखिरी में एक नजर टमाटर की कीमतों पर भी। आगरा की मंडी में टमाटर का भाव 1650 रुपए, इलाहाबाद की मंडी में 1545 रुपए, इटावा की मंडी में 1420 रुपए और लखीमपुर की मंडी में टमाटर का अधिकतम औसत भाव 1310 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से दर्ज किया गया। तो किसान भाइयों, ये थे प्रदेश की प्रमुख मंडियों के औसत मंडी भाव। अनुमति दीजिए अगले अंक में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। तो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें।
उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ, तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। किसान भाइयों नमस्कार। कार्यक्रम कृषि दर्शन के आज के अंक में कृषि समाचारों के बाद आप सभी किसान भाइयों का एक बार पुनः स्वागत है। किसान भाइयों, आज के अंक में हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि स्वयं सहायता समूह द्वारा महिलाओं का विकास कैसे संभव है, यानी कि स्वयं सहायता समूह क्या है, कौन कौन से नियम है और कौन कौन से ऐसे रोजगार है जिन्हें महिलाएं आसानी से कर सकती हैं। और इस विषय को विस्तार से बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कृषि विज्ञान केंद्र धौरा उन्नाव से विषय वस्तु विशेषज्ञ डॉक्टर अर्चना सिंह जी। आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। सर्वप्रथम मैं अपने सभी किसान भाई के लिए और सभी जो महिलाएं हैं जो स्वयं सहायता समूह बनाकर कार्य कर सकती हैं, तो उनके लिए जानना चाहता हूँ कि स्वयं सहायता समूह आखिर ये है क्या? जैसा कि इसके नाम से ही विदित हो रहा है, स्वयं सहायता समूह अर्थात एक ऐसा समूह जो अपने लोगों की आपस में स्वयं ही सहायता करना चाहता है और इसमें लगभग 10 से 20 सदस्य हो सकते हैं। ये लोग संगठित होकर के एक उद्देश्य निर्धारित करते हैं और उस उद्देश्य के पूर्ति हेतु ही अपने समूह का गठन करते हैं। यानी एक व्यक्ति अगर कार्य करता है उससे बेहतर है कि कई लोग मिलकर एक समूह बनाएं और एक संगठन बनाकर जो है कार्य करें। तो कौन कौन से नियम हैं इस अगर समूह बनाते हैं? समूह बनाते समय कुछ नियम है, जैसे कि समूह में कम से कम 10 और ज्यादा से ज्यादा 20 सदस्य होने चाहिए और अच्छा हो कि जो भी समूह में सदस्य हैं उन सबका उद्देश्य एक हो। इनका सामाजिक और आर्थिक स्तर भी समान होना चाहिए, अर्थात एक ही समुदाय के, एक ही गांव के और एक ही तरह की विचारधारा के अगर लोग होंगे तो मिलजुल करके काम को आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि जो समूह का गठन है उसका विशेष उद्देश्य यही है महिला सशक्तिकरण, अर्थात कुछ ऐसा कार्य करें जिससे कि वो आगे बढ़ सकें और अपने सामाजिक आर्थिक स्तर को ऊपर उठा सकें। और साहब, जैसे आपने बताया कि उद्देश्य की बात आपने की, तो समूह के उद्देश्य क्या क्या होने चाहिए? देखिए, जो समूह की धारणा है वो यही है कि एक से भले अनेक, अर्थात एक व्यक्ति की बात कोई नहीं सुनेगा, लेकिन जब हम मिलजुल कर कार्य करेंगे तो काम में हमारी रुचि लगेगी, हमारी बात को सुनेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि इनका हम बैंक से जुड़ाव कर सकते हैं, बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं जिनसे हम जुड़ाव कर सकते हैं और इस तरह से ये लोग छोटे छोटे रोजगारों को अपनाएंगे। बैंक से इन्हें सहायता प्राप्त होगी, अर्थात आर्थिक सहायता मिलेगा, कौशल परक प्रशिक्षण मिलेगा इन लोगों को और इस तरह से इन सब के माध्यम से ये रोजगार की ओर उन्मुक्त होंगे और आय सृजन हेतु अनेक प्रकार के कार्यक्रम करेंगे और अपना आर्थिक सामाजिक स्तर सुधारते हुए आगे बढ़ेंगे। और सब देखा जाता है कि सामान्यतः कृषि कार्य पुरुष ही करते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से महिलाओं का योगदान रहता ही है किसी न किसी रूप में। तो अगर ये स्वयं सहायता समूह बनाकर अगर महिलाएं कुछ कार्य करती हैं तो वो कौन कौन से रोजगार हैं जिन्हें वो अपना सकती हैं और कर सकती हैं कार्य?
देखिए, हमारी महिलाएं शुरू से घर के अनेक कार्यों में लगी रही हैं, चाहे वो कृषि का कार्य हो, चाहे वो गृह का कार्य हो। शुरुआत से कृषि में वो लगती हैं और अंत तक चलती हैं, किंतु दुर्भाग्यवश उनके कार्य को अभी तक पहचाना नहीं गया है। इसी उद्देश्य से समूह की स्थापना की गई है कि जो भी उनके अंदर गुण है, जो भी कौशल है, उसको उभार करके सामने लाया जाए और जिस भी कार्य में वो आगे बढ़ना चाहते हैं, जैसे कि बकरी पालन है, भैंस पालन है, कुक्कुट पालन है, मधुमक्खी पालन है, फल एवं सब्जियों का प्रसंस्करण है, मोमबत्ती अगरबत्ती बनाना है, यहाँ तक कि स्वेटर बुन करके, क्रोशिया से काम करके, समूह में कोई भी काम करके और मार्केट तक लाने में यदि सक्षम है तो निश्चित तौर पे ये सब छोटे छोटे स्वरोजगार हैं जिन्हें महिलाएं बहुत ही आसानी से कर सकती हैं और आगे बढ़ सकती हैं। यानी कोई भी हस्तकला जो है उनके अंदर मौजूद, जो भी ज्ञान है, उसका पूरा प्रयोग करके एक लघु उद्योग के रूप में कार्य कर सकते हैं, ये कह सकते हैं हम। अगर समूह बनाकर कार्य करना भी चाहती हैं महिलाएं तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं से धन की व्यवस्था या फिर एक समूह को धन की आवश्यकता होगी, तो अगर बैंकों से क्या कोई सुविधा मुहैया है इस तरह के समूह बनाने के लिए? समूह का बहुत अच्छा वो है। ऐसे कोई यदि बैंक में लोन लेने जाता है तो बैंक अनेक तरीके के कागज मांगता है कि आप खसरा खतौनी लाइए या अपना इनकम का सोर्स दिखाइए, लेकिन समूह के साथ एक बहुत ही अच्छी चीज़ है कि उन्हें इस तरह के किसी भी कागजात की आवश्यकता नहीं है। समूह के लोग अपना एजेंडा तैयार करते हैं और वो निर्धारित करते हैं कि हम महीने में इतने रुपए की बचत करेंगे। ये बचत की जो धनराशि है सभी के लिए समान होती है, 20 रुपये हो सकती है, 100 रुपये हो सकती है, 200 रुपये हो सकती है, जितना भी समूह के सदस्यों की क्षमता है। ये निश्चित धनराशि होती है जिसे महीने में इन लोगों को बचत करना होता है और इस बचत की धनराशि को पूरे समूह के लोग इकट्ठा करते हैं, अपने समूह के निर्धारण करते हैं कि हमारे समूह का नाम क्या होगा और एक कागजी कार्यवाही करके एक एजेंडा तैयार करके जो भी शाखा प्रबंधक होता है उसके नाम एक आवेदन लिखते हैं कि हमारे समूह का ये नाम है, ये अध्यक्ष है, कोषाध्यक्ष है, सचिव है और बाकी सभी जितने सदस्य होते हैं हस्ताक्षर होती है और बैंक में आवेदन प्रस्तुत करते हैं। जो भी पास का क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होता है वहाँ पर इनका बैंक में खाता खुल जाता है। खाता खुलने के उपरांत 6 महीने तक समूह को अपनी मासिक बचत नियमित रूप से करनी होती है, साथ ही ऋण का आदान प्रदान करना होता है। अर्थात यदि समूह के किसी सदस्य को किसी भी तरह की परेशानी है, बच्चे की फीस जमा करनी है, घर में कोई बीमार है, कृषि का बीज खरीदना है, किसी भी कार्य हेतु वो उसी बचत में से ऋण लेते हैं और समय से उसको किस्त के साथ अदा कर देते हैं। इस तरह से ऋण का लेन देन करते हैं। 6 महीने के बाद बैंक समूह की ग्रेडिंग करती है और उसके आधार पर निर्धारित करती है कि इनको किस तरह से लोन देना है। इसमें सबसे जरूरी चीज जो ये होती है कि समूह का निर्धारण हुआ है किस स्वरोजगार को हम करना चाह रहे हैं। यदि हम भैंस पालन करना चाह रहे हैं तो एक प्रपोजल बनाएंगे कि हमें भैंस पालन करना है और इसके लिए हमें लगभग इतनी धनराशि की आवश्यकता है, उसी हिसाब से बैंक इनको लोनिंग कर देती है। यानी समूह बनाने के साथ साथ जो सदस्य जिनको जो पदभार संभालना है वो उसको निश्चित करना है, फिर एक बैंक से एक संबंध स्थापित करना है, लगातार एक आदान प्रदान, उसके बाद जो है ये प्रपोजल डाल सकते हैं। तो इस तरह से कार्य। और ये क्या ये निश्चित करना जरूरी कि एक ही रोजगार करना है या अलग अलग सदस्य अपना अपना रोजगार कर सकते हैं? नहीं, दोनों तरह के ऑप्शन होते हैं। चाहे तो सारे समूह के लोग एक ही व्यवसाय को करें और चाहे तो समूह में ये 10 सदस्य हैं तो 10 सदस्य अपना अलग अलग कर सकते हैं। जैसे भैंस पालन के लिए भी है, एक तो सामूहिक रूप से कर सकते हैं कि एक जगह पर बाड़ा बन गया, वहीं पर सभी की भैंस होंगी, वहीं पर भैंस का पालन होगा, दूध का विक्रय होगा और उसका पैसा धीरे धीरे करके बैंक में अदा होगा। दूसरा, हर व्यक्ति अपना अपना भैंस खरीदेगा और अपना स्वयं उसका सेवक होगा और जो भी इनकम होती है उससे वो पैसे की अदायगी करेगा। ठीक इसी तरह से अलग अलग अगर रोजगार करना चाह रहे हैं तो उसको भी वो लोग करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। अलग अलग रोजगार कर सकते हैं, पैसा जो बचत है वो बराबर जिस स्थिति में निश्चित किया गया वैसे ही उनको करना है। और भी कई संस्थाएं हैं जो इस तरह के समूह, स्वयं सहायता समूह बनाने में सहयोग करती हैं। जी हाँ, बहुत सारी संस्थाएं हैं। जैसे आपका राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक है, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण है, कृषि विज्ञान केंद्र है, जल संरक्षण विभाग है। इसके अलावा बहुत सारी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं जो समूहों का विकास करती हैं या जो समूह विकसित हुए हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए उनके साथ जुड़ती हैं और विपणन है और मैन्युफैक्चरिंग है, विभिन्न प्रकार के कार्यों में उनको जोड़ करके और उनको फेडरेशन तक ले जाती हैं। मतलब जो समूह है उनको एक संगठन का रूप देती हैं, वो एक सोसाइटी बन जाते हैं। इस तरह से उनकी स्थापना करके और उनको पूरा स्वायत्त प्रदान कर दिया जाता है। महिलाओं को संचालन करने में स्वयं सहायता समूह कौन कौन सी समस्याएं आती हैं? जी हाँ, चूंकि महिलाओं की हम लोग बात कर रहे हैं
तो शायद जब महिलाएं समूह में आती हैं तो बैंक से इनका जुड़ाव बहुत अच्छा होता है। महिलाएं सीखती हैं कि समूह के माध्यम से हम कैसे बैंक में पैसा जमा करेंगे, कैसे निकालेंगे, किंतु इसमें अनेक प्रकार की परेशानियां भी आती हैं। जैसे लेखा जोखा नहीं अगर सही से तैयार हो रहा है तो पैसे का हिसाब किताब करने में परेशानी आती है। यदि समय से बैठक नहीं हो रही है तो बचत का पैसा जमा करने में दिक्कत होती है। और यदि समूह का एक भी सदस्य ऋण की समय से अदायगी नहीं कर रहा है, जो अक्सर समूह में देखने को मिला है कि यदि 12 सदस्य हैं समूह में तो 10 लोग तो अपनी ऋण की अदायगी कर रहे हैं, लेकिन 1 या 2 सदस्य डिफॉल्टर हो जाते हैं जो किसी कारणवश पैसा नहीं जमा करते। तो इससे समूह के सभी सदस्यों में एक ये भावना विकसित होती है कि ये पैसा नहीं जमा कर रहा है तो हमारा पैसा भी डूब जाएगा, हम भी नहीं जमा करेंगे। तो ये स्थितियां ऐसी उत्पन्न होती हैं जिनसे बचना बहुत जरूरी है। और बचने का एक ही तरीका है, समूह में विश्वास होना चाहिए, नियमितता होनी चाहिए और समय से समूह की बैठक होना चाहिए। और सबसे जरूरी बात, जिस कार्य हेतु हमने लोन लिया है उस कार्य में संलिप्त होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि बैंक से हमने भैंस पालन हेतु लोन ले लिया और इसके बाद हमने अपनी बिटिया की शादी में पैसा लगा दिया। इस स्थिति में आपने जिस कार्य हेतु ऋण लिया है उस कार्य को नहीं करेंगे तो आपकी पैसा अदायगी में थोड़ी सी परेशानी आती है। चूंकि महिलाओं के लिए विकास हेतु स्वयं सहायता समूह है तो क्या क्या संभावनाएं हैं महिलाओं के लिए? महिलाएं उनके विकास के लिए बिल्कुल, महिलाओं का विकास आज के समय में बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं महिलाएं सर्वगुण संपन्न होते हुए भी पीछे रही हैं। और हमारी सरकार की अनेकों योजनाएं चल रही हैं, जैसे सुकन्या धन योजना है, इसके अलावा अन्य बहुत सारी योजनाएं हैं और जिनका उद्देश्य है महिलाओं का संरक्षण करना और उनको आगे बढ़ाना। उसी क्षेत्र में यदि हम कहें तो स्वयं सहायता समूह एक बहुत ही मजबूत कड़ी है। इससे हर महिला को जुड़ना चाहिए, अपनी शक्ति को पहचानना चाहिए और उसका उद्देश्य होना चाहिए कि हम कुछ ऐसा कार्य करें जिससे हमें 2 पैसे की आमदनी हो और हम अपनी जिस भी सीमा में जीवन यापन कर रहे हैं उससे आगे बढ़ें, अपने परिवार का पालन पोषण करें, अपने समाज को सुधारें, क्योंकि क्षमताएं अनियमित हैं, आवश्यकता है उनको पहचानने की। जैसे आपने बताया कि स्वयं सहायता समूह क्या है, क्या क्या नियम है और कौन कौन से रोजगार है जिन्हें महिलाएं आसानी से अपना सकती हैं और उनका कर जो एक जो निश्चित धनराशि जो अपने परिवार के लिए वो इकट्ठा कर सकती हैं और समाज में आगे बढ़ सकती हैं। इन सभी जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, ये देखा जाता है कि कृषि कार्य अगर पुरुष करते हैं खेतों में तो महिलाओं का निरंतर उनका जो है योगदान पुरुषों के साथ बराबर रहता है। तो निश्चित तौर पर अगर महिलाओं के पास समय है और ये स्वयं सहायता समूह बनाकर एक छोटा मोटा स्वरोजगार करके एक निश्चित धनराशि इकट्ठा की जा सकती है। ऐसी विभिन्न जानकारियां लेकर समय समय पर हम आते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।